डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर सुनील परमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रथम वर्ष बीए हिंदी मुख्य और गौण के प्रश्न पत्र 01, हिंदी कहानियाँ और उपन्यास के खंड 3, हिंदी उपन्यास त्यागपत्र की इकाई 15, त्यागपत्र उपन्यास के देशकाल एवं वातावरण के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, इससे पहले आपने 4 इकाइयों में लेखक परिचय एवं उपन्यास की कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, त्यागपत्र उपन्यास में मनोविज्ञान, संवाद एवं कथोपकथन आदि का विस्तार से अध्ययन किया है। अब प्रस्तुत इकाई में हम त्यागपत्र उपन्यास के देशकाल और वातावरण के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, इस इकाई को पढ़ने का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले हम उपन्यास विधा में देशकाल और वातावरण के महत्व को जान सकेंगे। दूसरा, मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में देशकाल और वातावरण के महत्व को जान सकेंगे। तीसरा, आंचलिक उपन्यास और मनोवैज्ञानिक उपन्यास की देशकाल और वातावरण के आधार पर तुलना कर सकेंगे। चौथा, त्यागपत्र उपन्यास के देशकाल और वातावरण से परिचित होंगे। पांचवा, अंतःसाक्ष्य और बहिर्साक्ष्य के आधार पर त्यागपत्र में देशकाल और वातावरण को सुनिश्चित कर सकेंगे। मित्रों, किसी भी उपन्यास को ठीक से समझने के लिए उसके तत्वों को समझना आवश्यक होता है। जैनेन्द्र हिंदी साहित्य में प्रेमचंदोत्तर युग के मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। सामान्यतः उपन्यासकार जिस प्रदेश विशेष का वर्णन कर रहा हो, उस प्रदेश के लोगों का, उनके रीति रिवाज का, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनके व्यवहार का उसे पूरा ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ उस काल में प्रचलित विचारधारा का भी उसे ख्याल रखना चाहिए। जिस वातावरण विशेष में वह उपन्यास का सर्जन कर रहा हो, उस वातावरण पर भी उसकी पैनी दृष्टि होनी चाहिए। हालांकि यह सारे गुण एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास में कम ही दिखाई देते हैं, फिर भी इस तत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उपन्यास में देशकाल और वातावरण का महत्व। मित्रों, उपन्यास में देशकाल और वातावरण का क्या महत्व होता है? सामान्य रूप से किसी भी देश, प्रदेश या समाज की प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थितियां मिलकर ही देशकाल कहलाती हैं। इस तत्व को अनदेखा करने वाला कोई भी उपन्यास अपने युग के साथ समुचित न्याय नहीं कर सकता। ऐसा माना जाता है कि घटना का स्थान, समय, पात्र का परिवेश तथा चित्रित युग विशेष की विभिन्न परिस्थितियों का ज्ञान उपन्यासकार के लिए जरूरी है। ऐतिहासिक एवं आंचलिक उपन्यासों में इस तत्व का महत्व स्वयं स्पष्ट है। उपन्यास की सफलता एवं श्रेष्ठता उपन्यास के सभी तत्वों पर परस्पर आधारित है। डॉक्टर गुलाब राय के शब्दों में कहे तो कथानक के पात्र भी वास्तविक पात्र की भांति देशकाल के बंधन में रहते हैं। देशकाल के बिना पात्रों का व्यक्तित्व स्पष्ट नहीं होता। हिंदी साहित्य में कुछ ऐसे उपन्यास भी लिखे गए हैं जिनके कथानक में घटनाओं का क्रमिक विकास नहीं है, एक सूत्रता नहीं है। देशकाल और वातावरण का सर्वप्रथम ह्रास हम मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में देख सकते हैं। देशकाल के साथ ही वातावरण का भी उपन्यास में उतना ही महत्व है। उपन्यास में वातावरण का प्रायः कथा के काल और कथा के प्रकार के अनुसार चयन किया जाता है। पात्रों के कथोपकथन की
भाषा तथा उसमें व्यंजित उसकी मनोवृत्ति युग की छाप से अछूती नहीं रह सकती। इसी कारण पात्रों के क्रियाकलाप में भी युग की झलक रहती है। और सामान्यतः उपन्यास में चित्रित घटनाओं में समाज का वर्णन, संस्कार, मानसिकता आदि आ ही जाते हैं। पात्रों के संवाद से, उनकी भाषा से भी वातावरण का निर्माण होता है। त्यागपत्र उपन्यास में देशकाल और वातावरण। मित्रों, इसमें हम सबसे पहले त्यागपत्र उपन्यास में देशकाल की चर्चा करते हैं। जैनेन्द्र के त्यागपत्र उपन्यास में देशकाल कितना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में आया है, यह देखने की कोशिश करते हैं। अतः साक्ष्य इस उपन्यास का नायक प्रमोद है, जो अपनी बुआ मृणाल की व्यथा भरी कहानी कह रहा है। प्रथम पुरुष की शैली में लिखा गया यह उपन्यास आत्मकथा नहीं, परंतु जीवनी परख है। इस उपन्यास में ढूंढने पर भी कहीं स्थान का साफ साफ जिक्र नहीं मिलता। इस उपन्यास की कथा 8 अध्यायों में विभाजित है। उससे पहले लेखक ने प्रारंभिक शीर्षक से लिखा है, सर एम दयाल जी इस प्रांत के चीफ जज थे और जजी त्याग कर इधर कई वर्षों से हरिद्वार में विरक्त जीवन बिता रहे थे। उनके स्वर्गवास का समाचार 2 महीने हुए पत्रों में छपा था। पीछे कागजों में उनके हस्ताक्षर के साथ एक पांडुलिपि पाई गई, जिसका संक्षिप्त सार इतस्तत पत्रों में छप चुका है। कहानी में स्थानों और व्यक्तियों के नाम और कुछ ऐसे ही ऐहिक विवरण अनिवार्य न होने के कारण बदल या कम कर दिए गए हैं। इस प्रकार कहानी के स्थान का पता नहीं चल पाता, पर हरिद्वार में शेष जीवन बिताने वाले जज का जिक्र है। इसलिए माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड ही मुख्य स्थान होगा। इसी प्रांत के इर्द गिर्द कहानी की घटनाएं घूमती रहती हैं। उदाहरण के लिए प्रथम अध्याय में देखें, हम लोगों का असली घर पछाह की ओर था। उसके बाद हम लोगों को इधर पूरब की तरफ जाना पड़ा। उसके बाद बुआ का ब्याह के बाद पति द्वारा त्यक्ता होने पर अलग स्थान पर कोठरी में रहना, फिर कोयले वाले की संवेदना से प्रभावित होकर उसके साथ अमुक नगर के अन्य मोहल्ले में रहना, जहां निचले दर्जे के लोग रहते थे। इस प्रकार जैनेन्द्र ने उपन्यासों में शहरी जीवन को स्वीकार किया और मध्यम वर्गीय समाज की नारियों की दशा को प्रमुखता प्रदान की है। मृणाल कोयले वाले से भी अलग होकर फिर किसी अन्य स्थान पर डॉक्टर के घर पर छोटे बच्चे बच्चियों को पढ़ाती है, स्कूल में नौकरी भी करती है। यह सब स्थान नगर के ही है। प्रेमचंद जी की तरह जैनेन्द्र गांव या अन्य छोटे अंचलों में नहीं गए। बाह्य साक्ष्य के आधार पर देशकाल का निर्धारण। मित्रों, त्यागपत्र जैनेन्द्र का तीसरा उपन्यास है, जो 1936 में प्रकाशित हुआ, अर्थात स्वतंत्रता के पूर्व का देशकाल इस उपन्यास में वर्णित है। उपन्यास के वर्तमान में प्रमोद है, जो जज के स्थान से त्यागपत्र देता है, किंतु उसके पीछे का कारण है मृणाल का जीवन, जो प्रमोद की स्मृतियों में जिंदा है। अर्थात उपन्यास में वर्तमान और भूतकाल दोनों हैं। स्वतंत्रता के पूर्व जो सामाजिक स्थितियाँ थी, वे भी इस यथार्थवादी उपन्यास में किसी न किसी प्रकार से अभिव्यक्त हुई है। प्रेम होना किसी भी काल में संभव हो सकता है। त्यागपत्र 20वीं सदी के पूर्वार्ध का उपन्यास है। मृणाल को उसकी सखी शीला के भाई से प्रेम हो जाता है और इस बात का पता चलते ही मृणाल की भाभी उसे पैद से पीटती है। परिवार की लाज बचाने रखने के लिए उसी समय किसी अधेड़ वय के विधुर से मृणाल की मर्जी के बिना ब्याह कर दिया जाता है। मृणाल भी अपने प्रेमी के साथ भाग जाना नहीं चाहती और चुपचाप ब्याह कर ससुराल चली जाती है। मित्रों, अब हम त्यागपत्र उपन्यास में वातावरण के बारे में जानते हैं। उपन्यास के कुछ दृश्यों को कथा के साथ देखते हुए
नायिका मृणाल का अपना कहा जा सके ऐसा हमजोली पात्र सिर्फ एक ही है, वह है प्रमोद। प्रमोद उसका भतीजा है जो उससे 4-5 साल ही छोटा है। दोनों में बनती भी बहुत है। बचपन की कुछ हरकतों और शरारतों का जिक्र उपन्यासकार ने कुछ इस प्रकार किया है। वह शहर के बड़े स्कूल में बगदी में पढ़ने जाती थी और घर आकर जो नई शरारतें वहाँ होती, अकेले में सब मुझको सुनाती थी। आज मास्टर जी को ऐसा छकाया कि प्रमोद तुझे क्या बताऊँ कहकर वह ऐसा ठहाका मारकर हंसती कि मैं देखता रह जाता। यहाँ बुआ के पगडी में स्कूल जाने का उल्लेख है जो स्वतंत्रता पूर्व के वातावरण को प्रस्तुत करता है। बुआ बुद्धिमती होने के बाद उपदेश भी देने लगी थी। देखो बेटा, बड़ों का कहना मानना चाहिए। अच्छे लड़के आगे जाकर बड़े आदमी बनते हैं। इस प्रकार बुआ कभी प्रमोद को बेटा कहती, कभी भैया, कभी कुछ भी और न कहती, सिर्फ गधा कहती। मृणाल का आरंभिक आचरण बहुत ही स्वाभाविक स्वाभाविक है। उसमें स्कूल की एक लड़की का खुलापन है, चहक है। शीला के भाई के साथ प्रेम संबंध होना और उस वक्त उसके मन की महक महक बड़ी सहज है। वह प्रमोद से कहती है कि मैं चिड़िया बनना चाहती हूँ। कभी वह प्रमोद के साथ खूब दूर सबसे ऊंची पतंग उड़ाना चाहती है। इस प्रकार मृणाल जन्म से ही मानो हृदय में मनस्विता लेकर पैदा हुई है। वह स्वयं अपना पथ निर्माण करती है, उसे अपनी ही आंखों से देखती है और उसे अपने ही पैरों से चलकर बैसाखी लगाकर नहीं तय करती है। वह 20वीं सदी की एक जागरूक महिला है, पर ऐसे नादान निर्दोष मृणाल की नियति की कुटिलता बताकर जैनेन्द्र ने त्यागपत्र को व्रज हृदय को भी हिला देने वाली ट्रेजेडी बना दिया है। मृणाल के जीवन में आर्थिक कठिनाई नहीं, रोटियों के लाले नहीं, वह तिल तिल कर मरती नहीं। पति के प्रति समर्पित होकर जीवन व्यतीत करना चाहती है। एक प्रतिव्रता नारी होने के कारण पति से कुछ छिपाना नहीं चाहती, पर बाद में पति की उपेक्षिता होकर वह नारकीय जीवन को स्वीकार कर लेने पर बाध्य हो जाती है। बुआ के अनुसार ब्याहता को प्रतिव्रता होना चाहिए, इसलिए वह अपने प्रेमी शीला के भाई के पत्र का और अपने उत्तर वाले पत्र दोनों का जिक्र अपने पति से करती है। तब से वह पति की नज़रों में कांटा बन जाती है और पति से तख्ता होकर दूर किसी कोठरी में अकेली रहने लगती है। यहाँ से बुआ की कम नसीबी का प्रारंभ हो चुका था। पति के घर में मृणाल की मैके के घर की तरह बैत से पिटाई भी होती थी, जो उसे बहुत असह्य थी। पहली बार जब प्रमोद की माँ ने मृणाल को बैत से सपासप पीटा था, तब भी वह रोई नहीं थी, पर उसी दिन से बुआ की हंसी गुम हो गई थी। पति के द्वारा पीटने पर वह प्रमोद से उसका कारण बताती है। मैं खराब हूँ, इसलिए मारते हैं। मृणाल को उसका भाई ससुराल वापस जाने के लिए समझाता है, संस्कार देता है। ये झूठ नहीं है। मृणाल की पत्नी का घर धर्म पति है, घर प्रतिगृह है, उसका धर्म कर्म और उसका मोक्ष भी वही है। समझती तो हो बेटा। यहाँ समाज के बंधन एवं संस्कारों का वातावरण दिखाई देता है। आगे पति द्वारा त्याग दिए जाने के बाद एक कोयले वाले के साथ बुआ अपना जीवन बिताती है, जिसकी करुणा पर वह मरने से बची है। उस कोयले वाले को वह नहीं छोड़ सकती। प्रमोद को वह जगह बुरी लगती है, पर बुआ कहती है, इस कोठरी में मैं न रहूँगी, कोई और रहेगा। एक कोठरिया तो आबाद ही है, आबाद ही रहेगी। इसमें रहने लायक आदमी बहुत है। ऐसे वातावरण से शायद वेश्याओं के स्थान का आभास होता है, किंतु बुआ वेश्या नहीं है। वेश्यावृत्ति नहीं करने लगूंगी, इसका विश्वास रखो। जिसको तन दिया उससे पैसा कैसे लिया जा सकता है। तन दे सकूंगी, शायद वह अनिवार्य हो, पर लेना कैसा। दान स्त्री का धर्म है। प्रमोद की माँ का अवसान हो जाने के बाद बुआ के पत्र मिलने पर
प्रमोद जब अंतिम बार बुआ से मिलता है तब उनकी हालत दर्दनाक थी। लेखक द्वारा वहाँ का वर्णन इस प्रकार किया गया है। जहाँ नगर की संडांध रहती है वहाँ वह रहती थी। अधेड़ अवस्था की वेश्याएं, बेकार मजदूर, पेशेवर भिखमंगे, कानून की आंख और चंगुल से बचकर छिपे उपड़े काम करने वाले उच्चके लोगों के रहने की वह जगह थी। बुआ की अवस्था के लिए पास में बैठे लोग चिंतित थे, पर उनकी बातों से खुलेपन से जी में मानो मेरे मितल्ली चढ़ती थी। बुआ के प्रति उनका आदर प्रकट था, पर उनके लिए सभी तू और इसका व्यवहार करते थे। हया शर्म वहाँ न थी, और बुआ की खाट के पास भी उनसे भद्दे इशारे हुए बिना न रहते थे। यह वर्णन जो प्रमोद अपनी लेखनी से करता है वह सचमुच नारकीय वातावरण खड़ा कर देता है। निचले दर्जे के लोगों का समाज यहाँ स्पष्ट हो रहा है। बुआ अंत में प्रमोद से कुछ सहायता चाहती है। वह समझाती है, खूब कमा और कमाकर सब इस गड्ढे में लापटका कर रुपये के जोर से यह नरकुंड स्वर्ग बन सकता है। ऐसा तो मैं नहीं जानती, फिर भी कुछ न कुछ काम तो आ सकता है। इस प्रकार जिस नरककुंड की बात करती है उन लोगों की आर्थिक सहाय के लिए वह प्रमोद से कहती है, पर प्रमोद की समझ में नहीं आता। इस प्रकार उस नगर के मोहल्ले में रहने वालों की आर्थिक स्थिति भी उपन्यासकार ने यहाँ दर्शाई है। उपन्यास के अंत में बुआ की याद प्रमोद के भीतर अंगार सी जलती है। जिनका जीवन कुछ हो ऊपर उठती लौ की तरह चलता रहा, एक दिन फिर खबर आती है कि बुआ मर गई और प्रमोद प्रायश्चित के रूप में अपनी झजी छोड़ता है, अपना त्यागपत्र दाखिल करता है। अंत में त्यागपत्र के नीचे हस्ताक्षर में उसी सर एम दयाल का नाम है जिससे उपन्यास का प्रारंभ होता है। मित्रों, आज हमने त्यागपत्र उपन्यास के देशकाल और वातावरण के बारे में पढ़ा। आगे के लेक्चर में हम त्यागपत्र उपन्यास के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परः